Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज हम NTSC की पढ़ाई किस तरह से करना है हम देखेंगे। इसके पहले हमने जो है वो सिलेबस के ताल्लुक से वीडियो डाला था और इसके बाद में NTSC क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। तो यहाँ पर NTSC के फॉर्म भरने के बाद जो है वो हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। परेशानी की वजह यह है कि सबसे बड़ी बात कि क्या पढ़ाई करना है, उसमें से क्या पढ़ना है वो समझ में नहीं आता है। और बच्चे चाहते हैं ट्यूशन लगाना, तो ट्यूशन्स जो है वो उर्दू मीडियम NTSC के लिए कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ी छोटी छोटी कोशिश जो है वो हम उर्दू मीडियम के चैनल्स वाले करते रहते हैं कि आपको जो है वो NTSC क्या है और उसको किस तरह से पढ़ना है, वो आसानी आपको पढ़ाई में आसानी पैदा हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो NTSC के लिए बेटा कोई अलग से कोई बुक रिफ़र आपको नहीं करना है। ये चीज़ दिमाग में आप बिठा लीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड करके आपको दिए गए हैं। सोशल स्टडीज़ 40 मार्क्स के लिए है, इसके बाद साइंस जो है वो आपको 40 मार्क्स के लिए दिया हुआ है और मैथ्स आपको 20 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। ये आपका सेट का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप सोशल स्टडीज़ 40 मार्क्स और साइंस 40 मार्क्स, तो इस फोकस आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स का है, कम मार्क्स है और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने के इम्कानात होते हैं। तो अपना वक्त जो है वो मैथ्स के पीछे बहुत ज़्यादा ना दें। मैथ्स आप हल कीजिए, आप जब फ्री बैठे हुए हैं, यानी आपको ऐसा वक्त आपके लिए जब जो है वो आपका माइंड फ्रेश रहता हो, आपको मैथ्स इजीली समझ में आता हो, तो उस वक्त जो है वो आप मैथ सॉल्व कीजिए। पूरे पहले 10th का सॉल्व कर लीजिए और जब आप 10th का मैथ सॉल्व करते तो आप साथ साथ जो है वो अपने SSC एग्ज़ाम की भी तैयारी आपकी हो रही है, बहुत ही डीप में आपकी तैयारी हो रही है। तो जितने भी मैथ्स के फार्मूले हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। वो फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो आप, यानी कि मैथ्स में आप जो इसमें जैसे कि हमज़ाद मसावत हल करना है तो उसका आप तरीका देख लीजिए कि हमज़ाद मसावत किस तरह से हल करना है। इसके बाद में दूसरा जो है वो मुरब्बे कालिब है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें जो मतलब हल करने का जो तरीका है वो देखिए। आप मश्क के पीछे आप मत जाइए, पूरी मश्क आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूला देखिए, मेथड देखिए और जो है वो उससे रिलेटेड कुछ सवालात आप हल करते रहिए। तो इस तरह से आप मैथ्स को जो है वो वक्त अभी फ़िलहाल NTSC के लिए थोड़ा सा आप कम देंगे तो भी चलेगा। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको सोशल स्टडीज़ में मार्क्स मिल जाते हैं। सोशल स्टडीज़ में जो है वो आपको बुक अच्छी तरीके से पढ़ना है। हमारे चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बनाकर दिए जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको जो है वो आप सोशल स्टडीज़ में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेसन रीड कीजिए। मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरह से आपको लेसन रीड करना है और आपको किस तरह से इसमें सवालात तैयार करना है। इसके बाद में साइंस में भी सेम वही है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और मैथ्स पे थोड़ा सा कम अभी फोकस रहेगा तो भी आपको चल जाएगा। इसमें आपको मेन फोकस आपका फार्मूले और मेथड के कौन सा मेथड किस तरह से हल किया जाता है और किस सवाल अगर सवाल इस मेथड पे पूछता है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से 10th का पहले कीजिए, फिर 9th का कीजिए, क्योंकि आपको जो है वो NTSC में सिर्फ 9th और 10th की बुक पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप किताब के अलावा कोई दूसरी किताब में आप बिल्कुल भी झाँकेंगे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं NCERT पढ़ो, तो बेटा जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 1 के बाद आपको NCERT की बुक पढ़ना रहती है। अभी आपको अपने स्टेट लेवल की बुक पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी किताब में जितनी भी चीज़ें दी गई आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और वो किताब में से ही आपको सवालात पूछे जाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स में हमारे 10th स्टैंडर्ड में शक्ली कशिश, एनराफ़ नूर, अदसा और उनका इस्तेमाल, बरकी रो के असरात और हरारत, ये 5 सबक आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको 13 से 14 मार्क्स होंगे इसके, ठीक है। इसके बाद में 9th में आपको हरकत के कवानीन, काम और तवानाई, बरकी रवा, मादे की पैमाइश, इनकासे नूर, आवाज़ का मुताला, सब के सब जो है वो बहुत ही आसान सबक है। और आप सबसे पहले 10th का अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और जब 10th का आपका सारा फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो जाए पढ़कर, उसके बाद में आप जो है वो
9th स्टैंडर्ड की बुक को टच कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स जो है वो 10th में से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा सवालात। इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो ये आपको समझना है अच्छी तरीके से। आपका जो बायोलॉजी का पार्ट है, जो आपके साइंस 1 और 2 में जो बायोलॉजी का पार्ट है, तो आप जब बैठे हैं फ्री टाइम में, आप जब मतलब आपका जो है फ्री टाइम होगा, तो उस वक्त आप जो है वो बायोलॉजी के जो आसान सबक है उसको आप रीड कीजिए और समझिए। उसमें आप जब रीड करेंगे तो रीड करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा, और जब एक बार रीडिंग करेंगे तो उसमें से जो सवालात आपको पूछे जाएंगे तो आपको MCQ फॉर्मेट में सवालात होते हैं। तो MCQ फॉर्मेट में सवालात होते हैं, तो जब हम कोई चीज़ पढ़े हुए रहते हैं और वो MCQ फॉर्मेट में हमारे सामने जब वो ऑप्शन आते हैं, तो हमको सही जवाब जो है वो आसानी से क्लिक हो जाता है कि ये है, हमने यहाँ पे रीडिंग किए थे, इसका जवाब जो है वो ये है। तो इस तरह से आपको बायोलॉजी भी जो है वो इस तरह से रीडिंग करके पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शकली कशिश में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। तो शकली कशिश में जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है हम उसको गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर बेटा आपकी टेक्स्ट बुक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको आपको डीप स्टडी करना है। और ये भी ध्यान रखना है, देखिए बेटा आप NTSC का पढ़ रहे हैं तो आपकी जो है वो 10वीं जमात की जो SSC की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जब आप NTSC के लिए पूरी किताब जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, सवाल जवाब सिर्फ नहीं याद करते, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की भी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ पर साथ साथ में। तो आप जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो जहन में आप जो है वो अपनी SSC के एग्ज़ाम को भी आप जहन में रखते हुए उसकी तैयारी कीजिए। तो क्या होगा कि आपकी NTSC और प्लस एग्ज़ाम दोनों भी तैयारी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शकली कशिश में जो है वो, या हम फिज़िक्स में किस तरह से लेसन को गो थ्रू करें और किस तरह से उसमें से हम सवालात बनाएं। तो इस तरह से आपको ये फिज़िक्स में 9th और 10th में इतना पढ़ना है। पहले 10th कंप्लीट करेंगे, और हमारे चैनल पे जो है ये सबक जो है वो समझाए गए हैं। सिर्फ ये 7वां सबक समझाना बाकी है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला समझाऊँगी 1-2 रोज़ में। तो आप ये जो है वो इसको अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, और अपनी किताब आप रखिए, खुली रखिए, और उसको सब पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद में फिर इसको वीडियो को सुनिए, तो आपको जो है वो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं शकली कशिश। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना पहला सबक। तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से पढ़ना है। हमारे पास है टॉपिक दिया गया है, इस सबक में जो है वो हमको ये पूरे टॉपिक कवर करना है। शकली कशिश क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ज़मीन की जो कशिश है, उनको जो अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, क़ुव्वत है, वो शकली कशिश है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम जो भी चीज़ें दी गई हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सवाल पूछा है, किसी शय पर क़ुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे। तो कोई भी शय पर अगर हम क़ुव्वत लगाए तो क्या असर होगा। हो सकता है कि उसकी रफ्तार में तब्दीली हो, और जिसमें हरकत पैदा हो, यानी यहाँ पर बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। तो क़ुव्वत लगाने की वजह से रफ्तार में तब्दीली हो सकती है, रफ्तार बढ़ सकती है, या जो जिस्म साकिन है उसमें हरकत पैदा हो सकती है, उसकी चाल और सिमत बदल सकती है हरकत की वजह से, क़ुव्वत की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अब आपको क़ुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है, तो वहाँ पर क़ुव्वत की हमको शकली क़ुव्वत है, बरकी मकनातीसी क़ुव्वत है, जौहरी क़ुव्वत है। तो ऐसी कई किस्म की क़ुव्वतें हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर शकली क़ुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो शकली क़ुव्वत कशिश क्या है, एक आफाकी क़ुव्वत है, यानी कि ज़मीन पर कोई भी दो अजसाम के दरमियान एक दूसरे को कशिश करने की जो क़ुव्वत का अमल होता है उसे क्या कहते हैं, शकली कशिशी क़ुव्वत कहते हैं। अब ये तो चीज़ें हो गई जो लास्ट जमात में हमने पढ़े। हमारा टॉपिक जो है वो असल यहाँ पर है, शकली कशिश। अब यहाँ पर देखो शकली कशिश हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है, आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश दरियाफ्त की। अब यहाँ पे आपको सवाल आ सकता है कि शकली कशिश की दरियाफ्त किसने की। आपके पास यहाँ पे आप यहाँ एक सवाल पेंसिल से बना लीजिए कि शकली कशिश, यहाँ लिखती हूँ मैं ये लाइन से कि शकली कशिश की दरियाफ्त किसने की।
तो ये आप जब लेसन रीड करते जाएंगे और आप यहाँ पर सवालात अपने पेंसिल से छोटे छोटे लिखते जाएंगे, आप अंडरलाइन कीजिए वहाँ पर अपनी नोटबुक में जो है वो सवाल लिखते जाइए, उसके साथ में जवाब भी लिखते जाइए। यहाँ जवाब भी हमारे पास है, हमको सवाल बनाना है, जवाब हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, सवाल बनाना है कि किस तरह के सवालात हमको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा इसका कि सर आइजैक न्यूटन ने इसकी दरियाफ्त की। हमारे पास ऑप्शन होंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है वहाँ पर इस किताब पेपर में, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ पढ़े हुए रहते हैं और वो ऑप्शन आपके सामने जब आता है तो ऑटोमेटिक जो है वो दिमाग आपका उस पर आपको बताता है कि ये जवाब सही है, क्योंकि वो पढ़ चुका है उस चीज़ को। तो इस तरह से बच्चों आपको मेहनत करनी है, रीडिंग करना है, आपको दूसरी कोई किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही डीपली स्टडी करना है। आप अगर NTSC को जो है वो फर्स्ट स्टेज क्लियर करना चाहते हैं, और NTSC फर्स्ट स्टेज क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते तो ये भी कट ऑफ में नहीं पहुंच पा रहे तो कोई ये ख़राब बात नहीं है। आपने NTSC जो है वो क्लियर किया, अपने आप में वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि NTSC का एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे आप उसमें घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पहला जो स्टेज NTSC है वो क्लियर किया है। आपको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से उसकी तैयारी करना है। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, और एकदम सुकून से जो है वो आप अपनी सिर्फ टेक्स्ट बुक की स्टडी कीजिए, क्योंकि हमको जो है वो एकदम डीप में या दूसरी किताबें उस वक्त पढ़ना है जब हम स्टेज 2 में जाते हैं। हमको स्टेज 1 में जो है वो कोई दूसरी किताब नहीं लेना है, सिर्फ आप अपने ये टेक्स्ट बुक पढ़िए। आपके पास डाइजेस्ट अगर है तो डाइजेस्ट में थोड़ी डिटेल में चीज़ें दी हुई रहती है, ये पढ़ने के बाद आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास, हमारे पास वक्त बचता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, और 1 महीने में बच्चों बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। सुकून से आप कोई भी काम कीजिए एकदम काम होकर, तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने पे आप अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा एक सवाल बन गया, यहाँ सेब गिरता देखा उन्होंने शकली कशिश की दरियाफ्त की। यहाँ एक सवाल बन गया। अब इनके जहन में आया कि ये उफ़क़ी और उमूदी सिमत में सीधे क्यों नहीं गिरती। इसका जवाब यहाँ दिया हुआ है कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती है। यानी कोई चीज़, यहाँ पे क्या सवाल बनेगा कि कोई शय उफ़क़ी और उमूदी सिमत में नीचे क्यों गिरती है, ठीक है, क्यों गिरती है। या ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कोई भी शय जो है वो तिरछी क्यों नहीं गिरती। यानी ये दोनों सवाल आपको पूछा जा सकता है ना, कि उफ़क़ी और उमूदी क्यों गिरती है और तिरछी क्यों नहीं गिरती है। तो दोनों का जवाब क्या है कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी जानिब कशिश करती है। यानी इसकी जगह पे सिर्फ ये भी आ सकता है कि शकली कशिश की वजह से, कुव्वत कशिश की वजह से, या शकली कुव्वत की वजह से। तो यहाँ पर कुव्वत कशिश भी है इसका जवाब, की वजह से जो है वो ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो उफ़क़ी और उमूदी क्यों गिरती है, कुव्वत कशिश की वजह से, और ज़मीन की वो मरकज़ की जानिब ही इसलिए गिरती है क्योंकि ज़मीन जो है वो उस चीज़ को कशिश करता है और वो उसके मरकज़ की तरफ ही कशिश का अमल यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से वो सीधी यहाँ पर उफ़क़ी और उमूदी सिमत में नीचे गिरती है, तिरछी नहीं गिरती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 सवाल बन गया। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूद सिमत में नीचे गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सवाल दिया, आगे पढ़ते हैं ये कि सेब पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। ये ऊपर का ही सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी सेब के मकाम से सतह ज़मीन पर उमूद होती है। तो यहाँ पर जो इसका मकाम है वो क्या है, सतह ज़मीन पर उमूद होती है और ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ सीधी गिरती है ज़मीन की कशिश कुव्वत की वजह से, ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है उसकी सिम, और जो वो ज़मीन से सतह ज़मीन पर वो उमूद होती है, इसलिए वो चीज़ सीधी गिरती है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शकली कुव्वत दिखाई गई है। यहाँ फासले तनासुब में नहीं दिखाए गए, ठीक है। जो फासला है इनके दरमियान में वो तनासुब में नहीं है, फासला दोनों का तनासुब में नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो यहाँ पर न्यूटन ने सोचा अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर करती है
तो क्या सेब से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चांद जैसी अशिया पर भी असर करेगी क्या। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा और इस तरह से सूरज, सैयारे और ऐसे ही चांद से ज़्यादा दूरी पर वाक़ फल की अक़साम पर भी असर होगा। तो यहाँ पर भी यह है कि जो कशिश, तो इस तरह से यहाँ पर सेब से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद चांद जैसी अशिया पर भी असर करेगी क्या। इस तरह से सूरज, सैयारे और चांद जैसे ज़्यादा दूरी पर वाक़ फल की अक़साम पर भी असर होगा क्या। तो उसकी स्टडी जो है वो आगे दी गई है, तो हम आगे देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है क़ुव्वत और रफ्तार। क़ुव्वत और रफ्तार में जो है वो और भी कई टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर क़ुव्वत का अमल होना ज़रूरी है। तो ये 9th में जो चीज़ें पढ़ी गई थी वो उसके ताल्लुक से दिया गया है। फिर न्यूटन के हरकत में देखो यहाँ पे सबक में बीच बीच में 9 से रिलेटेड सवालात पूछे गए, यानी आप जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके जो है वो थोड़ी बहुत रिवीजन जो है वो 9th की भी होती जाएगी। अब यहाँ न्यूटन के हरकत के से मुतालिक 3 कवानीन कौन से हैं, तो वो 3 कवानीन आप अपना यहाँ पर लिख लीजिए। तो 3 कवानीन कौन से हैं, पहला जो है वो किसी जिस्म पर अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो वो सुकूनी हालत में रहने वाला जिस्म जो है वो सुकूनी हालत में ही रहेगा, और अगर जिस्म ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो इसी सिमत में इसी रफ्तार से हरकत करता रहेगा। तो ये हमारा न्यूटन का पहला कानून हो गया। फिर न्यूटन का दूसरा कानून क्या है, किसी जिस्म के मियारे हरकत की तब्दीली की शरह इस जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और ये तब्दीली अमल करने वाली क़ुव्वत की सिमत में होती है। तीसरा कानून है कि हर अमल का रद्द अमल मसावी, मुखालिफ और बैक वक्त होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर तीनों कवानीन जो है वो रिवाइज़ कर लेंगे। आप साथ में 9 की बुक भी लेकर बैठें, वहाँ से जो जो चीज़ें पूछती जा रही है अपनी नोटबुक में जो है वो नोट करते जाएं। अब यहाँ पे साइंसदान का तारुफ दिया गया है सर आइजैक न्यूटन का, कब पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई, वो ये चीज़ आप यहाँ पे ये सवाल हो गया। अपने 1942 में हुए पैदा और 1727 में जो है वो उनकी डेथ हो गई, और ये क्या जदीद दौर का एक अहम साइंसदान माना जाता था। तो यहाँ पे याद करने के लिए या ध्यान रखने के लिए आपके लिए ये नाम और ये सन याद रखना आपको ज़रूरी है। फिर इनकी पैदाइश कहाँ हुई ये याद रखना आपको, इंग्लैंड में। फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें दरियाफ़्त की, उन्होंने हरकत के कवानीन बनाए, हर की मसावातें बनाई, शकली कशिश के कवानीन बताए। फिर अपनी किताब, उनकी किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपिया नाम था, तो किताब का नाम याद रखेंगे। फिर उन्होंने कब्ल केपलर ने सैयारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल भी दर्ज किए थे। किस तरह से सैयारे उस उसूल के तहत गर्दिश क्यों करते हैं ये भी मालूमात उन्हें दी। फिर न्यूटन ने शकली कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके इन उसूलों को जो है वो रियाजती सूरत तरीके से साबित किया। इसके बाद न्यूटन ने नूर, आवाज़, हरारत और रियाजी के मैदान में नुमाया काम किया। फिर उन्होंने रियाजी की एक नई शाख इल्मुल हिसाब यानी कैलकुलस नाम से ईजाद किया। इस शाख का रियाजी और तबैयात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने निकासी दूरबीन तैयार करने वाला सबसे पहला साइंसदान न्यूटन है, यानी जो निकासी दूरबीन किसने तैयार किया, यहाँ पे एक सवाल, तो ये ध्यान रखना है आपको कि साइंसदान न्यूटन ने तैयार किया। तो इसमें आपको इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है, जो है ये एक, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दरियाफ़्त की, उनकी बुक का नाम क्या था, फिर उन्होंने किसको जो है वो रियाजती तरीके से उसूल को रियाजती सूरत में तब्दील किया। इसके बाद में यहाँ पे और कौन सी चीज़ें उन्होंने दरियाफ़्त की। इसके बाद सबसे पहले निकासी दूरबीन जो है वो साइंसदान न्यूटन ने बनाया। तो इस छोटे से पैराग्राफ में बच्चों देखो आपको 6 से 7 सवालात मिल गए। आप इसको अपनी नोटबुक में जो है वो लिखते जाइए और जवाब भी साथ साथ में लिखते जाइए, और इस तरह से रोज़ाना आप उसका रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पर हमारा क़ुव्वत और रफ्तार में टॉपिक है दायरवी हरकत और मरकज़ और क़ुव्वत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अमल करने के लिए दिया गया है कि डोरी के एक सिरे को पत्थर से बांधिए, डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर अलीफ यानी इस तरीके से घुमाइए। इस पत्थर पर दायरवी हरकत करने इस तरह पत्थर दायरवी हरकत करने लगता है। तो इस पत्थर पर क्या आपको कोई क़ुव्वत लगा रहे हैं, इसकी सिमत कौन सी है, ये क़ुव्वत इस पर अमल करे, इसके लिए आप क्या करेंगे, और ऐसा करने से पत्थर पर क्या असर होगा। तो देखो यहाँ पर ही कितने सारे सवालात पूछ लिए इसने। तो हम यहाँ पर इसका जवाब देखते हैं कि हम जब तक डोरी को पकड़े रहते हैं
तब तक हम पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज़ की जानिब जो है वो उसको अपनी तरफ क्या करेंगे, हम दायरे के मरकज़ की जानिब खींचते रहते हैं। यानी जब तक हम उसको घुमा रहे हैं यानी वो हमारी अपनी तरफ घूम रहा है, ये हमारा हाथ है और जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हमारी तरफ ही वो घूमता रहेगा। यानी कि मरकज़ क्या है यहाँ पर कि ये मरकज़ की जानिब खींचते रहता है। यानी जो मेन हमारा हाथ है वो क्या है, हमारा मरकज़ है, तो उससे जो है वो गुज़रता हुआ ये इस तरह से घूमता रहेगा। तो क्या होगा, जब तक हम इसको घुमाते रहेंगे मरकज़ की जानिब वो खींचता रहेगा। यानी पत्थर पर मदार की जो है वो दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। यहाँ पे क्या पूछा है सवाल कि कौन आपको कोई कुव्वत लगा रहे हैं तो इसकी सिमत कौन सी है, ये कुव्वत इस पर अमल ना करे तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी कुव्वत अमल कर रही है, मदार की दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। इसके बाद डोरी को छोड़ने पर पत्थर पे जब लगाई गई कुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम डोरी को छोड़ देंगे तो वहाँ पर दायरवी हरकत नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसी लम्हे मदार में पत्थर अपने मकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। और फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरी शक्ल में दिखाया गया है कि वो जो है वो दूर फेंका जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। यानी ममास से जो है वो क्या होगा, ये इसका ये दायरवी हरकत का ये ममास है, दायरे को मस कर रहा है। ये क्या होगा, जैसे हम ये छोड़ेंगे ये दूर फेंका जाएगा, यानी कि ममासी सिमत में फेंका जाएगा, यानी दायरे से टच करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो उसको क्या कहा जाता है कि वो ममासी सिमत में फेंका जाएगा, क्योंकि वहाँ ये इसी की रफ्तार की सिमत होती है। तो ये जो है वो ममासी सिमत जो है वो इसकी रफ्तार की सिमत होगी। अब इसके बाद में बे शक्ल में हमने देखे कि घूमने वाली चक्री तो यहाँ पर ये पूरे उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले यहाँ जो सवालात पूछा था उसका जवाब नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर आप जो है वो कौन सी कुव्वत लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पत्थर पर हम मदार की दायरी सिमत में कुव्वत अमल करती है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि आप कोई कुव्वत लगा रहे हैं, इसकी सिमत कौन सी है, तो हम यहाँ पर पत्थर पर जो है वो मदार की दायरी सिमत में कुव्वत अमल करती है। तो यहाँ पर अगर हमने डोरी छोड़ दी तो पत्थर पर लगाई गई कुव्वत भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हमको पत्थर पर असर हमारा ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, हम पत्थर छोड़ देंगे तो कुव्वत ख़त्म हो जाएगी। इस लम्हे मदार यानी कि दायरे में पत्थर कहाँ जाएगा, अब पत्थर जो है वो अपने मकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने समझाई बे पे कि जैसे हम ये छोड़ेंगे ये दायरे को मस करता हुआ, तो ये क्या है, इसका ममास है, तो ये ममासी सिमत में जो है वो फेंका जाएगा। तो यही इसकी रफ्तार की सिमत होगी और ये जो ममासी सिमत है ये इसके रफ्तार की सिमत होगी। तो ये चार पांच चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो कुव्वत जो है दायरवी कुव्वत लगाई जा रही है मदार पर, और इसकी सिमत जो है वो दायरवी सिमत में यहाँ पर कुव्वत अमल कर रही है। और अगर हम डोरी छोड़ देते हैं तो पत्थर पर भी जो कुव्वत ख़त्म हो जाएगी और उस लम्हे जो है वो मदार अपने मकाम से किस सिमत में फेंका जाएगा, तो ममासी सिमत में फेंका जाएगा। और ममासी सिमत में फेंका जाएगा तो इसकी रफ्तार भी कैसी होगी, उसकी उसी सिमत में होगी। यानी ये ममास से जा रहा है यहाँ सीधा, तो ये इसी सिमत में जो है वो फेंका जाएगा, ना कि वो इस तरफ गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसको जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। यानी ये ध्यान रखना है कि किसी भी जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत, यानी ये इसका हाथ यहाँ पे ये घूम रहा है, यहाँ पे ये डोरी इसने पकड़ी और ये इसको यहाँ से जो है घुमा रहा है, तो सारी कुव्वत जो है वो कहाँ से लग रही है, मरकज़ से लग रही है। तो ये चीज़ जो है वो कि किसी भी जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। और इससे वाज़ेह होता है कि इस कुव्वत को हम क्या कहते हैं, मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पर ये सवाल एक है कि मरकज़ जो कुव्वत की वजह से क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर इसकी वजह से ये होता है कि अशिया जो है वो मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है। यानी इस कुव्वत की वजह से क्या होता है, मरकज़ जो कुव्वत की वजह से क्या होता है, तो मरकज़ जो कुव्वत की वजह से ये होता है कि अशिया मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। या तो सवाल पूछ सकते हैं
कि कुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार रहती है, तो यहाँ पर ये कि कौन सा तरीका उस पर लागू होगा, कौन सा उसूल लागू होगा, तो या उसे क्या कहते हैं, तो ये हम उसको कहेंगे कि मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह से इसमें सवाल जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है केपलर के कवानीन। अब इसमें केपलर के कवानीन में जो है वो गैलीलियो से पहले सारे जो मुशाहदात सिर्फ आँखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि सैयारों के मकामात और उनके हरकत की मुतालिक मालूमात हमको कब हासिल हुई थी, 16वीं सदी तक। ठीक है। फिर यहाँ पर केपलर के कवानीन को किसने बनाया, किस साइंसदान ने, तो जॉन्स केपलर नामी साइंसदान ने बनाया। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर इनको पता चला कि सैयारों की हरकत गर्दिश जो है वो कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है, और उन्होंने क्या किया, 3 कवानीन बयान किए केपलर के। तो केपलर के कितने कवानीन हैं, 3 कवानीन हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, ये शक्ल दी गई है बैज़वी मदार अंडे की शक्ल की। तो बैज़वी दायरा यानी एक मखरूत की हमवार सतह को तिरछा काटने से हासिल होती है। एक मखरूत, यहाँ पे देखो बताया गया है कि एक मखरूत लिया गया है, कोन की शक्ल ली गई है, उसको तिरछा काटा गया है। तो जब तिरछा काटा गया है तो कैसी शक्ल मिली, यहाँ पर बैज़वी शक्ल मिली है। ठीक है, तो इस शक्ल को हम हमवार बैज़वी दायरा कहते हैं। यानी कि मखरूत की हमवार सतह को जब तिरछा काटा गया तो हमको कैसी शक्ल मिली, हमवार बैज़वी दायरा मिला हमको। ठीक है। अब इसके 2 नुक्ते मास्का यानी मराकज़ है F1 और F2। 2 नुक्ते मास्का क्या है यहाँ पर, F1 और F2 है। इन 2 नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं। यानी यहाँ पर 2 जो नुक्ते मास्का से मुहीत पर, यानी ये पूरा दायरा दिया गया है, कोई भी 2 नुकात के फासले, जो कोई भी 2 नुकात का जो फासला है, इनके मजमूए जो है वो एक दूसरे के मसावी होते हैं। तो यहाँ पर F1 और F2 2 नुक्ते मास्का है, और मुहीत ABC पर, A, B और C ये मुहीत इस पर है, कोई भी नुकात हो तो यहाँ पर A F1 होगा, A F2 होगा, और B F1 होगा, B F2 होगा, फिर इसके बाद में C F1 होगा और C F2 होगा। यानी कि जो नुक्ते मास्का है और मुहीत ABC है, ये एक दूसरे के मसावी होते हैं। ये पॉइंट आप इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि कोई भी नुकात के कोई भी 2 नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़े कोई भी नुकात के फासलों के मजमूए एक दूसरे के मसावी होते हैं। और यहाँ पर ये मसावात दी गई है, A F1 यहाँ पर मसावात भी दी जा सकती है, और ये मसावात जो है वो क्या है, एक दूसरे के मसावी होते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, केपलर का पहला कानून क्या है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बैज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास्का है। अब यहाँ पे सैयारे का मदार दिया गया है, और यहाँ पर सूरज को क्या कहा गया है, नुक्ते मास्का कहा गया है। यानी कि सैयारा, तो सूरज हमारा क्या है, इसका सैयारे का नुक्ते मास्का है। तो यहाँ पे एक सवाल हमारा बन गया कि सूरज क्या है, सैयारे का मदार बैज़वी होता है, और सूरज जो है वो इस सैयारे के बैज़वी मदार का जो है वो एक नुक्ते मास्का है। तो 1.4 की तरह सैयारे की सूरज के तरफ गर्दिश को बैज़वी मदार के ज़रिए दिखाया गया। यानी सैयारे की जो सूरज के अतराफ गर्दिश है वो कैसी शक्ल में होती है, बैज़वी मदार में बताया गया है ना। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सूरज का मकाम S से जाहिर किया गया यहाँ पर। इसके बाद में केपलर का दूसरा कानून क्या है, तो केपलर का दूसरा कानून है कि सैयारे को सूरज से तो यहाँ पर दूसरे उसमें हमको क्या याद रखना है, यहाँ पर सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्त में यकसा इलाका तय करता है। तो यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला जो खत मुस्तकीम है, यहाँ पर ये जो लाइन्स है खत मुस्तकीम, वो यकसा वक्फा लेता है, वक्त में यकसा इलाका यानी रकबा तय करता है। यानी यकसा वक्त में, यकसा वक्फे में, यकसा इलाका
तय करता है। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है, देखो CS और AS। अब यहाँ पर CS और AS यहाँ पे दिखाया गया कि खत मुस्तकीम में है ये भी, और एक वक्फा वक्त में यकसा इलाका, एक ही इलाका जो है वो घेरते हैं, यानी कि ASB इतना, और यहाँ पर ये CDS जो है वो इलाका घेरते हैं, यानी इतना ही, बाकी के इलाके को नहीं। एक वक्त में एक ही इलाका, यानी एक ही रकबे, एक ही इलाके को तय करते हैं, एक ही इलाका फासला तय करते हैं, वो यकसा होता है, और उनका जो वक्फा है वो भी मसावी होता है। तो ये पॉइंट जो है वो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका केपलर का दूसरा कानून है। तीसरे कानून में आपको क्या ध्यान रखना है कि सूरज के इतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। अब यहाँ पे ये इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सूरज के इतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे हैं, तो वो गर्दिश के लिए जो उनको दरकार वक्त लगता है वो दरकार वक्त का मुरब्बा होता है। तो यहाँ पर T क्या है, सूरज का वक्फा है, वक्त है, तो T दरकार मुरब्बा, यानी यहाँ पर हमने T² लिखे, ठीक है। इस सैयारे का सूरज से औसत फासला के मकब में, फासला यानी यहाँ पर फासले को R से जाहिर किया गया है, तो R का मकब, और ये इसके रास तनासुब में होता है। तो रास तनासुब में हम, ये इसकी निशानी है। अब हमको इसको मसावात की सूरत में लिखना है, तो हम लिखेंगे T² बराबर R3K, और K क्या है, मुस्तकिल अदद है, तो K बराबर T² बटे R3। तो ये केपलर के तीसरे कवानीन की जो है वो मसावात है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको ये मसावात ध्यान में रखनी है, और ये स्टेटमेंट आपको पूरा याद रखना है कि केपलर का तीसरा कानून क्या है कि सैयारे की गर्दिश के लिए जो दरकार वक्त लगता है उसका मुरब्बा, और सैयारे का जो फासला, औसत फासला है, उसके मकब के रास तनासुब में होते हैं, और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपको स्टडीज़ करनी है। थोड़ा सा हम आगे और देख लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि न्यूटन का कशिशे शक्ल का कायनाती कानून, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि केपलर के कवानीन जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिशे शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। तो यहाँ पर न्यूटन ने जब ये कानून बनाया, कायनाती कानून, तो उसने किसकी नज़रिए को ध्यान में रखा। यहाँ पे भी एक सवाल बनता है कि केपलर के कवानीन को उन्होंने जहन में रखते हुए क्या बनाया, उन्होंने कशिशे शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक सवाल हो गया हमारा। अब इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता है, ठीक है। तो ये मुकर्ररा कुव्वत है। यहाँ ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिले ज़र्ब के तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई कुव्वत अगर अमल कर रही है, एक दूसरे को कशिश कर रही है, तो वहाँ पर जो अजसाम के अंदर जो दो अजसाम है उसकी कैमियत यानी जो उसका वज़न है वो उसके हासिले ज़र्ब के तनासुब में और इनके दरमियान जो फासला होता है उनके मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। साइंसदान का तारुफ दिया गया है। फिर से यहाँ पर जॉन्स केपलर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर कब डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ कब हुई वो याद रखना है। फिर वो एक जर्मन माहिर फल्कियात और रियाजीदा थे, ये ध्यान रखना है। फिर उन्होंने 1600 में प्राग में मशहूर माहिर फल्कियात टाइको ब्राहे के मददगार के तौर पर काम करना शुरू किया। ये भी आप ध्यान में रख लेंगे पॉइंट। और 1601 में टाइको ब्राहे की अचानक मौत के बाद केपलर को इनके ओहदे
शाही रियाज़ीदा पर तरक्की दी गई। फिर इसके बाद में उन्होंने क्या किया, सैयारों के मकामात का मुशाहिदे का इस्तेमाल करके सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए और उन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखी। इनका ये काम आगे किसने बढ़ाया, न्यूटन को शकली कशिश के कवानीन बयान करने में मददगार साबित हुई। यानी इनके काम को जो है वो न्यूटन को जो है वो मददगार साबित हुई इनके काम को आगे बढ़ाते हुए। जब उन्होंने शकली कशिश कवानीन बनाए तो उसमें जो है वो ये केपलर का जो कानून उन्होंने बनाया था, जिस पे उन्होंने काम किया था, वो उनको हेल्पफुल रहा, यानी मददगार साबित हुआ। अब यहाँ पर देखो, जो हमने तारीफ ऊपर पढ़ी, M1 और M2 दो कमियत वाले अजसाम, यानी जब कोई दो जिस्म एक दूसरे को कशिश करते हैं M1 और M2, तो वहाँ पर जो उनका दरमियानी फासला, तो दो अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश मान लो F है, इनको रियाजती सूरत में लिखना है। तो यहाँ पर कुव्वत है और M1 और M2 यानी दो कमियतों का जो है वो तनासुब और इसका जो फासला है, इनके दरमियान जो फासला है उसका मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। तो माकूस तनासुब में होता है इसलिए बटे में आ गया। तो इस तरह से ये मसावात क्या बन गई हमारी, F बराबर G M1 M2 बटे D स्क्वायर। तो G ये एक क्या है, मुस्तकिल है, जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। तो यहाँ पर पहले की मसावात में हमने देखे K मुस्तकिल था, यहाँ पर G मुस्तकिल है और ये G को क्या कहा जाता है, कायनाती मुस्तकिल कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है और उसके ऊपर का जो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़े वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी स्टेटमेंट के साथ में ये फॉर्मूला नीचे जो दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान शकली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर दो अजसाम में अगर कशिश है, इनको दुगना कर दिया जाए तो इसकी जो शकली कुव्वत कशिश है वो भी दुगनी हो जाएगी। फिर इसी तरह इनके दरमियान का फासला दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। अगर इनके दरमियान का फासला दुगना कर दिया जाए, कमियत देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, कमियत यानी इनका वज़न जितना ज़्यादा होगा कशिश जो है वो उतनी तेज़ होगी, यानी ये दुगना हो गया तो कशिश भी वैसी होगी, जल्दी गिर जाएगा नीचे। लेकिन फासले को अगर दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दरमियान का फासला दुगना होगा तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी, कमियत दुगनी होगी तो कुव्वत कशिश भी जो है वो दुगनी हो जाएगी। फिर दोनों अजसाम अगर कुर्रवी हो तो इनकी कुव्वत इनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त मुस्तकीम में होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों अजसाम कुर्रवी हो तो क्या होगा, तो कुर्रवी हो तो क्या होगा, इनके ये जो मरकज़ों को जोड़ने वाले ये ख़त मुस्तकीम में होती है और इनके मरकज़ों को जोड़ने वाले क़त ख़त की लंबाई इनके दरमियानी फासला समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर ये ख़त मुस्तकीम में है तो जो मरकज़ों को जोड़ने वाला क़त ख़त है उसकी लंबाई को ही जो है वो इसके दरमियान का फासला समझा जाता है। तो अगर दो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा ना हो, यानी रेगुलर शेप में ना हो, तो कुव्वत इन अजसाम की कमियतों के मरकज़ों को जोड़ने वाले क़त ख़त की सिमत में होती है और ये D के लिए इस क़त ख़त की लंबाई ली जाती है। यानी D जो है वो इस क़त ख़त की लंबाई इसको समझा जाता है। इसके बाद मसावात 2 से समझ में आता है कि G की कीमत इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे इकाई फासले पर रखे गए दो अजसाम के दरमियान शकली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। यानी G की कीमत हमको कब हासिल होगी, जब दो अजसाम के दरमियान शकली कुव्वत की पैमाइश जब हम करेंगे तब हमको G की कीमत हासिल होगी। तो G SI निज़ाम में G की कीमत क्या है, 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अजसाम में जो 1 मीटर के फासले पर रखे हो तो इनके दरमियान अमल कर रही हो शकली कुव्वत के मसावी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि SI निज़ाम में G की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और G की कीमत सबसे पहले साइंसदा हेजी क्यूएंडस ने तजुर्बे के ज़रिए मालूम किया। तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे कि G की कीमत किसने, कौन से साइंसदान ने दरियाफ़्त की है। इसके बाद SI निज़ाम में G की कीमत क्या है, 6.637 10⁻11। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है।
तो इस तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लाइन से पढ़ते जाना है और इस तरह से सवालात बनाते जाना है और पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है। तो ये इस तरह से आपको किस तरह से पढ़ना है फ़िज़िक्स, ये आपको बताया गया है। अब पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो कोशिश करूँगी कि सवालात तैयार करके मैं जो है वो आपको भेज सकूँ। अगर इंशाल्लाह अगर मैं भेज सकी और बना सकी तो ज़रूर भेजूँगी। इसके बाद में है किसी जिस्म का मरकज़ कमियत, उस जिस्म के अंदर या बाहर ऐसा नुक्ता होता है जिस पर जिस्म की सारी कमियत मरकूज़ होती है। यानी जो मरकज़ है, किसी जिस्म का जो मरकज़ है कमियत, उस जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता होता है जिसके ऊपर हमारे सारी कमियत जो है वो मरकूज़ होती है, टिकी होती है। यानी हिक्सा हजम रखने वाले कुर्रवी अजसाम का मरकज़ कमियत कुर्रे का हिंदसी मरकज़ होता है। किसी भी यकसा कसाफत के अजसाम का मरकज़ कमियत इसके हिंदसी मरकज़ यानी सेंट्रॉइड पर होता है। तो ये यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी भी यकसा कसाफत के अजसाम का मरकज़ ये कमियत कहाँ होता है, तो इसके हिंदसी मरकज़ पर होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर शकली क़ुव्वत कशिश का कानून बयान करते वक्त ये इसके आगे देखते हैं, यकसा दायरवी हरकत यानी मरकज़ जो क़ुव्वत का असर क्या होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो अगर जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक है तो मुतहरिक जिस्म मरकज़ की जानिब मरकज़ जो क़ुव्वत के ज़ेर असर होता है और जिस्म की कमियत m है, इसका निस्पुत्र r है, इसकी रफ्तार v है। तो क़ुव्वत क़द्र क्या होगी, mv स्क्वायर बटे r होगी। इसे रियाजती अमल से दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर चाल यानी तय खुर्दा फासला और बटे दरकार वक्त। तो अगर सैयारा सूरज के इतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो इस पर सूरज की सिमत अमल करने वाली मरकज़ जो क़ुव्वत क्या होगी, ये ध्यान रखेंगे कि सैयारा अगर सूरज के इतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है तो सूरज की सिमत अमल करने वाली जो मरकज़ जो क़ुव्वत है वो F बराबर mv स्क्वायर होगी। या m क्या है, सैयारे की कमियत है, v इसकी रफ्तार है, r जो है वो सैयारे का दायरवी मदार का निस्पुत्र है यानी सूरज से सैयारे का फासला है। तो इस तरह से इसकी रफ्तार से इतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त t और निस्पुत्र का इस्तेमाल करके हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैयारे का एक चक्कर यानी मदार का मुहित हो गया, तो 2πr है मुहित। तो इस तरह से हम v बराबर क्या है, मदार का मुहित बटे दरकार वक्त पर वक्त। तो मुहित यानी दायरवी है तो 2πr और वक्त यानी कि t। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको फार्मूले में F बराबर mv स्क्वायर और कीमत रखने पर हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि F बराबर 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर k और यहाँ पर 4m स्क्वायर बटे k बराबर ये मुस्तकिल है। ये पूरा जो है वो मुस्तकिल है तो इसलिए यहाँ पर F जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या मिला कि सूरज और सैयारे में मरकज़ जो क़ुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है इनके दरमियान फासले। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो दिया गया है वो कैसा है, मुस्तकिल है ये पूरा, यानी F जो है वो रास्त तनासुब में है, यहाँ पर इसके माखूज़ तनासुब में है 1/r स्क्वायर के। तो इस तरह से यहाँ पे इससे क्या नतीजा खर्च होता है कि सूरज और सैयारे में जो मरकज़ जो क़ुव्वत है जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होता है, इनके दरमियान का जो फासला है वो मुरब्बे के माखूज़ तनासुब में है। यानी यहाँ पर F क्या है, यहाँ पर इसका दरमियान का फासला है, ये R जो है वो इसका दरमियान का फासला है और ये दरमियानी फासला उसके मुरब्बे के माखूज़ तनासुब में है। तो इस तरह से ये क़ुव्वत है और जो क़ुव्वत है वो क्या है, उसके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माखूज़ तनासुब में है। यही शकली क़ुव्वत और फासले के मुरब्बे के माखूज़ तनासुब में होती है। तो इस तरह से शकली कशिश की क़ुव्वत कुदरत में पाई जाने वाली तमाम क़ुव्वतों के मुकाबले कमज़ोर होती है। यानी कि यहाँ ध्यान रखेंगे कि शकली कशिश की क़ुव्वत जो है वो कुदरत में जो पाई जाने वाली जितनी भी क़ुव्वतें हैं उससे सबसे कमज़ोर क़ुव्वत है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है। लेकिन कमज़ोर है, लेकिन क्या करती है, शकली कशिश पूरी कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दिगर अज्जा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है वो
यहाँ पे इसमें आप जो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताई वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है उसके जवाबात के साथ, और एक बार रिवीजन आप रोज़ाना उसको अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे एमटीएससी में। तो यहाँ पर जो है वो हमने 2 से 3 टॉपिक कवर किया। तो ये सिर्फ वीडियो मैंने आपके इसलिए बनाया है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, और आपको पूरा गो थ्रू करना है टेक्स्ट बुक का। कोई भी दूसरी बुक आपको नहीं रिफ़र करनी है। और कोई अगर आपको बोलता है कि ऑथर के नाम बताता है ये बुक रिफ़र करना है, बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप अपनी टेक्स्ट बुक को जो है वो बहुत डीपली स्टडी कीजिए। देखिए आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप स्टेज 1 जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आप गो थ्रू कीजिए, सवालात के बीच में छोटे छोटे सवालात तैयार कीजिए, उसके जवाबात साथ साथ में लिखते जाइए। और फिर फिज़िक्स में जो है वो हल की भी मिसालें दी गई है, वो मिसालें हल कीजिए। मश्क की मिसालें जो दी गई है वो मिसालें हल कीजिए। सब जो हल करदा मिसालें हैं वो हमने चैनल पे दिए हुए हैं। इसके बाद में आप अपनी स्टडीज़ कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है तो आप हमको मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वो चीज़ हम जानते होंगे या हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते होंगे तो मेल पे एक्सप्लेन कर देंगे, या टेलीग्राम पे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है हम आपके डाउट्स अगर क्लियर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला बच्चों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाई गई है ताकि हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों का जो है मुस्तकबिल बहुत ही रोशन हो, कोई भी परेशानी उनको ना झेलनी पड़े। तो इस तरह इसीलिए ये वीडियोस जो है वो बनाते हैं और कोशिश करते हैं, छोटी सी कोशिश करते हैं कि आपकी मुश्किलों को जो है वो हल कर सकें। तो आप लोग जो मेथड मैंने बताया है वो मेथड को फॉलो कीजिए, देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये मेथड जो है वो यूज़फुल है आप लोगों के लिए है या नहीं है, वो भी बताइए। तो इस तरीके से आप पढ़िए और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात जो है बनाकर चैनल पे डालें ताकि आप जो है वो उसको पढ़ सकें। लेकिन आप जो है वो अपनी तमाम मज़ामीन की स्टडीज़ जो है वो इसी तरीके से कीजिए, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रिफ़र कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए, और सबसे ज़्यादा सोशल स्टडीज़ और साइंस को बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए। और मैथ्स को जो है वो फार्मूलाज़ कैसे लगाते हैं, मेथड कौन सा यूज़ होता है, वो आप जो है वो 9th और 10th में देखिए। सबसे पहले आप 10th का मुकम्मल कीजिए, उसके बाद 9th सिलेबस देखिए। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में जो है वो आपको जो हमारे पास 2 साल के पेपर्स हैं वो हम आपको सॉल्व करवा सकें।